Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers and students, welcome to my channel Basic Science Solution with Munib. आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 केमिस्ट्री का pH एंड pOH स्केल। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेस के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज, आरेनियस थ्योरीज, लोरी ब्रांस्टेड थ्योरी एंड लीविस थ्योरीज। एसिड्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया है, उस स्केल को कहते हैं pH स्केल। और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया गया है उसका नाम क्या है? pOH। सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था सोरेनसन। उसने एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए pH स्केल बनाया और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए बनाया pOH स्केल। pH स्टैंड फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पोटेंशियल पावर। तो pH किसके लिए? पोटेंस। P स्टैंड है फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड pOH क्या चीज है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो pH की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए कौन सा स्केल है? pH। और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या है? pOH। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करना, ये देना किसकी एबिलिटी है? एसिड्स की। और हाइड्रोक्सिल आयन देना किसकी एबिलिटी है? बेस की। तो एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल है? pH स्केल। और जो आपका बेस है उसकी मेजर को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन सा स्केल है? उसके लिए हमारे पास है pOH स्केल। तो ये होता है किसके इक्वल है? pH इक्वल होता है। pH के डिफिनीशन क्या है? pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH किसकी इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और pOH किसकी इक्वल होता है? pH इक्वल होता है pOH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। एक है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और दूसरा है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यानी हमारे पास जितने हाइड्रोजन आयन है, ज़रा एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि एसिड हाइड्रोजन आयन देता है इक्वल सॉल्यूशन में। तो एसिड जितने हाइड्रोजन आयन देगा हम उसका क्या लेंगे? नेगेटिव लॉग लेंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा? pH। और ये जो pOH है ये किसकी इक्वल है? नेगेटिव। जितने बेस क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन। जितने हाइड्रोक्सिल आयन बेस देता है उसका हम क्या लेंगे? नेगेटिव लॉग लेंगे। उससे क्या बन जाएगा? pOH। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, अच्छा एक और बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर की अगर ऑटो आयोनाइजेशन हो, क्या हो? ऑटो आयोनाइजेशन हो, तो वाटर किस में ब्रेक हो जाता है? H+ में एंड OH- में। वाटर ऐसा कंपाउंड है कि जिसकी डिसोसिएशन हो, या आपको एसिड का हाइड्रोजन आयन भी देता है और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। इसलिए आप वाटर को कौन सा कंपाउंड कंसीडर करते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन है इतनी इसके अंदर क्या हाइड्रोक्सिल आयन है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वाटर की ब्रेकडाउन होगी H+ में और OH- में, तो क्या होगा? अगर आपके पास 10 रेज़ टू द पावर कितने वाटर मॉलिक्यूल? 7। 10 रेज़ टू पावर 7 का मतलब क्या हो गया? तकरीबन अगर आपके पास 1 करोड़ 1 करोड़ वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 करोड़ में से वाटर इतना स्टेबल कंपाउंड है कि आउट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 7 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर का। सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का डिसोसिएट होता है। सिर्फ एक आउट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 7 हाइड्रोजन में डिसोसिएट होगा और 10 रेज़ टू पावर 7 में से एक जो है हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होगा? डिसोसिएट होगा। इन 10 रेज़ टू पावर 7 वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें से एक मॉलिक्यूल यानी 1 करोड़ में सिर्फ एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। यानी वाटर बहुत स्टेबल कंपाउंड है, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। सिर्फ एक 10 रेज़ टू पावर 7 में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और इसके हाइड्रोक्सिल आयन में 10 रेज़ टू पावर 7 में से कितने सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होता है? डिसोसिएट होता है। बाकी जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते हैं।
तो री स्टूडेंट्स अभी इसको हम लिखें तो ये क्या बनेगा 10⁻⁷ का अगर मैं ऊपर ले जाऊँ ये बनेगा 10⁻⁻⁷। इसका मतलब है कि वाटर के अगर 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स हो तो आपको 10⁻⁻⁷ क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे, और इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁷। तो वाटर का 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स हो तो वो आपको 10⁻⁷ हाइड्रोजन देंगे और 10⁻⁷ आप क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। दोनों जो H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो कितनी, इनको ऐड करें 10⁻⁻⁷ और 10⁻⁷ ये बनेगा 10⁻⁻ कितना बनेगा -14। इसका मतलब इसलिए कि वाटर अगर आपके पास 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स हो तो वो आपको कितने हाइड्रोजन देगा, आपको कितने 10⁻⁷ हाइड्रोजन देगा, 10⁻⁷ हाइड्रोक्सिल आयन देगा। दोनों को कंबाइन करें तो मैथ में ये है जब आप कंबाइन करते हैं बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, पावर ऐड हो जाएगी -7 और -7 कितनी हो जाएगी -14 हो जाएगा। तो खलासा ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kw उसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻14 होती है। तो ये 10⁻⁻14 जो है ये कहाँ से है, यहाँ से है कि 10⁻⁷ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसमें 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में डिसोसिएट होगा और एक ही आपको हाइड्रोक्सिल मिलेगा, बाकी जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे, अनडिसोसिएटेड रहेंगे। तो हमारे पास जो टोटल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आएगी 10⁻⁴ कितनी आएगी -14 आएगी। दोनों जो H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक और भी उसमें pH किसी भी सॉल्यूशन की pH और pOH जिस तरह किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो सम वो हमेशा किस इक्वल होती है 10 की पावर कितनी किस इक्वल होती है -14 की इक्वल होती है। इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन की pH और pOH की जो सम है वो किस इक्वल होती है 14 की इक्वल होती है। किसी भी सॉल्यूशन की pH और pOH की जो सम होती है वो किस इक्वल होती है 14 की इक्वल होती है। लेट्स हम देखते हैं कि हम pH कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नोन है आप उसकी pH फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन नोन है आप उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, pOH क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.001 और आपसे कहा जाता है कि इसकी क्या फाइंड करें, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ pH। इसकी क्या फाइंड करें pH। जरा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कौन देता है एसिड, और एसिड की क्या फाइंड की जाती है pH। अगर बेस होगा तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी होगी और क्या फाइंड करेंगे pOH। तो ये स्टूडेंट pH आपका जो फार्मूला है pH किस इक्वल है, pH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इसका क्या फार्मूला है, यानी आपके पास जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन का क्या लें नेगेटिव लॉग लें। देखिए pH की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके पास सॉल्यूशन में जितने भी हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन लें, उस कंसंट्रेशन लेने के बाद उसका नेगेटिव लॉग लें तो आपको क्या मिल जाएगी pH। तो डियर स्टूडेंट्स pH इधर ही रखें। अब ये क्या है नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस में 0.001 में, इसको हम पावर की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप कैसे लिखेंगे 1 into 10⁻⁴ ये पॉइंट इधर है इधर से इधर लेकर आए 1 2 3। जरा आप जब राइट साइड पर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में आएगी। तो आप कितने डिजिट आपने क्रॉस किए 1 2 3 तो ये 10⁻⁴ क्या हो जाएगी -3। यानी आपके पास जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिखें ये आ जाएगा 1 into 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो री स्टूडेंट्स माइनस नेगेटिव लॉग इस तरह रखेंगे। और आपको पता है कि मैथ का जो रूल्स क्या है कि जब आप कोई इस तरह जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ये कोई फिगर और उसको आप अलग अलग करके लिखेंगे तो उनके बीच में क्या डालेंगे प्लस, फिर आप लिखेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जब इनको हम अलग अलग लिखेंगे 1 अलग है और 10⁻³ अलग है, जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो इनके बीच में क्या करेंगे प्लस डाल देंगे। जो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर वो डिवाइड हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ये वाला ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ कितना हो जाएगा -3। ये आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेगेटिव लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है।
आप देख लें आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, आपके पास वो लॉगरिथम का जो स्केल बना होता है उसमें भी देख लें ये 0 होगा, प्लस अभी ये नेगेटिव लॉग ऑफ लॉग 10 लॉगरिथम 10 की रेज़ टू पावर कितना है -3। तो ये जो -3 पावर की फॉर्म में इसको हम इधर इसके लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव जो -3 इधर आ जाएगा, तो पीछे आपके पास, बल्कि इसको सिंपली ऐसे ही लिखें पहले कि नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा -3। चाहे ये 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, इधर लिखें नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा -3, यानी जो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 था उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। आपके पास क्या बच गया नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर क्या बन गया -3। तो मैथ में आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये जो नेगेटिव अपनी जगह है, ये जो नेगेटिव -3 है ये पावर की फॉर्म में अगर आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये स्टार्ट में ऐसे हो जाएगा -3, बाकी log 10 अपनी जगह आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर आपके पास है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है या आपके पास लॉगरिथम टेबल, उसमें आप देख लें नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की जो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा 3। तो आपके पास जो पीएच है सोल्यूशन की और उसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो किसी भी सोल्यूशन की जो इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी होगी 3 होगी। आपने कैसे फाइंड किया, आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फाइंड थी 0.001, आपने उसको पावर फॉर्म में लिखा है, ये आगे 10⁻³ फिर जो पीएच का फार्मूला नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसकी जगह आप ये इसकी जो वैल्यू है वो आप लिख लेंगे, फिर नेगेटिव लॉग ऑफ फिर 1 प्लस ये इसको अलग अलग करेंगे क्यों दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिगर, तो आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये इनके बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 में -3 आ जाएगा, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 की जगह ये 0 आ गया, प्लस अभी ये नेगेटिव लॉग ऑफ 10 क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये -3 पावर की फॉर्म में ये शुरू में आ जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है कि ये -3 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3 और log 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3। ये जो आपके पास सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कितनी 0.001 है, वो उसके पास आंसर आया और उसकी जो पीएच है वो कितनी होगी 3 होगी। और अगर आप इसकी पीओएच फाइंड करना चाहें तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच और पीओएच दोनों की सम किसकी इक्वल होती है 14 की इक्वल होती है। तो आप इस फार्मूले के लिए देखें पीएच प्लस पीओएच टोटल किसकी इक्वल होता है 14 की इक्वल होता है। तो पीएच आपने फाइंड किया वो कितनी है 3 है, पीओएच आप फाइंड कर रहे हैं इसको छोड़ दें और ये आपके पास क्या आ गया 14। तो आपको पीएच भी नोन है और उन दोनों की सम भी नोन है, तो फाइंड क्या करना है पीओएच को इधर आप छोड़ दें, तो ये 14 इधर ही है, ये जो 3 है इधर इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये पीओएच 14 में से आप माइनस करें 3 को क्या आंसर आएगा वो 11 आएगा। सो सिंपल, अगर पीएच 3 है तो पीओएच कितनी होगी 11 होगी, पीएच अगर 4 है तो पीओएच कितनी होगी 10 होगी, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में पीएच और पीओएच की जो सम है वो किसकी इक्वल होती है 14 की इक्वल होती है। क्यों होती है, क्यों यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन वो जो होती है किसकी इक्वल होती है 10 की पावर किसकी इक्वल होती है -14 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास एसिड था, आपको ये एसिड पास में ये HCl एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी थी, तो कंसंट्रेशन आपको नोन हो, पीएच स्केल की मदद से आप उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं पीएच भी फाइंड कर सकते हैं और फिर मैथमेटिकली पीएच को जो वैल्यू आपके पास आई है उसको 14 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा पीओएच आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं किसी भी बेस की फाइंड करते हैं। बेस की अगर आपको करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे बेस की, आपके पास फॉर्मूला बेस है पीएच एंड पीओएच, आप आगे बात बेस है NaOH। NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल NaOH की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.0001 ये, तो आप इसकी क्या फाइंड करेंगे, ज़रा ये बेस है तो बेस की आप क्या फाइंड करेंगे, आपसे क्वेश्चन है आप इसकी पीओएच भी फाइंड करें और इसकी क्या फाइंड करें पीएच, पीओएच और पीएच दोनों क्या करें फाइंड करें। तो आप कैसे करेंगे, अब बेस है तो बेस की पहले क्या फाइंड करेंगे पीएच। अगर आपको कहा जाए ये बेस इसकी पीएच फाइंड करें तो बेस की पीएच आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, बेस की पीएच आप कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो बेस है आपने फाइंड पीएच आपसे पूछा जा रहा है तो पहले पीएच से पहले आपको बेस की क्या फाइंड करेंगे पीओएच, और पीओएच को आप फिर 14 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या नोन होगा पीएच।
फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है जी ये बेस है, इसकी आप क्या फाइंड करें, इसकी पीएच फाइंड करें। तो पीएच डायरेक्ट आप नहीं फाइंड कर सकते, क्यों? पीएच का फार्मूला क्या है? पीएच इक्वल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपके पास सॉल्यूशन में जितने भी हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन आप लें, उसका फिर नेगेटिव लॉग लें, वो क्या आ जाएगा? पीएच। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम कहाँ से लाएंगे? ये तो NaOH और NaOH की जब डिसोसिएशन होगी तो NaOH आपको क्या देगा? NaOH की जब डिसोसिएशन होगी आपको Na+ देगा, OH- देगा। अगर NaOH यहाँ पर कितने हैं? 1 मोल, यहाँ NaOH कितने मोल है? 1 मोल। तो सोडियम भी कितने देगा आपको? 1 मोल। हाइड्रोक्सिल भी कितने देगा? 1 मोल। अगर सोडियम आपके पास यहाँ पर कितने हैं? 0.0001 मोल, तो सोडियम ये आपको सोडियम भी कितने देगा? 0.0001 मोल। और हाइड्रोक्सिल आयन कितने देगा? 0.001। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है तो आपको सोडियम भी 1 देगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी 1 देगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 देगा। अगर ये 0.0001 है तो ये भी कितने देगा? 0.0001 सोडियम देगा और 0.0001 आपको क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। लेकिन हमें फार्मूले में क्या चाहिए? पीएच आपसे पूछेगी, ये फार्मूले में हमारे पास क्या? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास है ही नहीं, हमें तो किसी कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पर? हाइड्रोक्साइड की। क्यों? क्योंकि बेस H हाइड्रोजन नहीं देता, बेस क्या देता है? OH। फिर क्या करेंगे हम? पूछा गया हमसे पीएच, गिवन हमें हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, इसके लिए हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चाहिए, वो हमारे पास है नहीं है। इसके आगे करेंगे कि आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आप हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे? आप क्या फाइंड करेंगे? उसकी पीओएच फाइंड करेंगे। पीओएच किस इक्वल होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जो हाइड्रोक्साइड आयन आपको दिए हुए हैं इसकी आप क्या फाइंड करेंगे? इसकी पीओएच फाइंड करेंगे। तो ये इधर ये नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.0001। तो ये 0.0001, कोई और फिगर भी आप लिख सकते हैं। ये आप पहले क्या फाइंड करेंगे? पीओएच, फिर क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग, इसी तरह छोड़ें इसको, आप पावर की फॉर्म में लिखें, पॉइंट इधर ले आए, ये हो जाएगा 1 × 10 की रेस्ट पावर कितना आ जाएगा? डिजिट कितना इधर आया? 1 2 3 4 आया, तो यहाँ पर कितना आएगा? -4। तो आपको पता है इसको जब अलग अलग करके लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ जो लॉग ऑफ 1 होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो 1 को आप इग्नोर कर दें, आपके पास रह जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ क्या है? -4। शॉर्ट किए क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 1 जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अगर ये वैल्यू बन गई, अभी ये जो पीओएच आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये जो -4 है पावर की फॉर्म में आगे इसको आप शुरू में ले आए, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये -4 शुरू में आ जाएगा, -4 इधर आ गया, इधर आपके पास क्या रह जाएगा? log 10। ये माइनस अपनी जगह, ये -4 पावर की फॉर्म में था, ये मैं log से शुरू में ले आया इसकी लेफ्ट साइड पर, ये इधर पावर इधर आ गई, पीछे क्या रह जाएगा? log 10। अभी ये जो माइनस आ रही था, ये और इसका जो माइनस था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा +4। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 4। ये जो आपके पास सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी जो पीओएच है वो क्या है? 4 है। क्वेश्चन क्या है? आपसे पीओएच नहीं फाइंड कीजिए, आपसे क्या फाइंड कीजिए? पीएच। तो पीएच आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको फार्मूला आपको बताया था ना, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की पीएच और पीओएच दोनों की जो सम होती है किस इक्वल होती है? 14 की इक्वल होती है। तो आपने फाइंड क्या करना है? पीएच इधर छोड़ें, ये 14 भी इधर है, ये पीओएच इधर आगे क्या कर दें? पीओएच के इसमें से आगे क्या कर दें? माइनस कर दें, तो ये 14 इधर रहेगा। पीओएच कितने डियर स्टूडेंट्स? पीओएच आपने जो फाइंड की कितनी है? 4 में इसको माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा? 10। इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या है? 10 है। डियर स्टूडेंट्स, इस मेडिकल में आपने देखा आपको बेस की कंसंट्रेशन दी हुई है और पूछा गया है पीएच। तो बेस की आप डायरेक्ट पीएच नहीं फाइंड कर सकते, क्या करेंगे? आप बेस की पहले फाइंड करेंगे पीओएच। क्यों? क्योंकि बेस हाइड्रोजन आयन नहीं देता, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जब वो अगर वो हाइड्रोजन आयन देता तो हम उसकी पीएच फाइंड कर लेते हैं। ज़ाहिर बेस में हाइड्रोजन होती नहीं, क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो हम उसकी क्या फाइंड करेंगे? पीओएच डायरेक्ट फाइंड करेंगे। फिर पीओएच की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम 14 में से माइनस करेंगे। हमेशा किसी भी सॉल्यूशन की पीएच और पीओएच की जो वैल्यू है वो सम है, वो हमेशा कितनी होती है? 14 के इक्वल होती है। ये आपके पास हो गया।
आप पहले BS है तो उसकी POH फाइंड करेंगे और फिर उसको 14 में से माइनस करेंगे। अगर आपके पास कोई एसिड है और आपसे कहा गया एसिड की क्या फाइंड करें, POH, तो एसिड की pH नहीं होती, एसिड की pH होती है। आपसे पूछा गया POH, तो पहले आप क्या करेंगे, एसिड की pH फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे pH? एसिड की pH ऐसे फाइंड करेंगे कि आप उसको एसिड की pH उस डायरेक्ट उसका फार्मूला है ये वाला लॉ ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 14 में से माइनस करेंगे। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, 14 की इक्वल होती है। अगर आप देखें या तो हाइड्रोजन आयन है या आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है। अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कितने हैं, जैसे आपने पढ़ा वाटर के अंदर, वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7 है, तो हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन कितनी होगी, -7। टोटल जो आंसर है कितना आएगा, 14। यानी किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो सम है वो हमेशा 10⁻⁻14 है। अगर हाइड्रोजन आपके पास 10 की पावर कितना है, -5, ये कितना होगा, ये 10 की पावर कितना होगा, ये ज़्यादा है, -9 होगा, क्योंकि टोटल जो सम है वो कितनी होती है, -14। और ये 10 की पावर -1 है, ये कितना होगा, ये 10 की पावर -13 होगा, क्योंकि जो टोटल सम है वो कितनी है, 10 की पावर कितनी होगी, -14। अगर ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -10 है, ये कितनी होगी, हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन आपके पास होगी 10 की पावर -4, क्योंकि आंसर जो है वो कितना होगा, -14। अगर ये 10 की पावर -14 है, ये -13 है, ये 10 की पावर -1 होगा, आंसर कितना आएगा, 10 की पावर कितना आएगा, -14। इसके बाद pH स्केल में कितनी वैल्यूज होगी, जो अभी हमने फाइंड किया, pH की वैल्यूज होती है किसी भी एसिड या बेस की। जो pH ज़्यादा जो प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं वो क्या है, pH। एसिड की स्ट्रेंथ को भी pH में मेजर किया जाता है और बेस की स्ट्रेंथ को भी किस में मेजर किया जाता है, pH में। वैसे pH भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो आप एसिड या बेस की स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे, pH स्केल से। प्रैक्टिकली ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, pH स्केल। तो pH फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं लेबोरेटरी में। जो सबसे सिंपल मेथड ये है कि आपके पास क्या हो, pH पेपर होता है लेबोरेटरी में। pH पेपर में उसमें वैल्यूज दी होती हैं 0 से लेकर कितने तक 14। आप pH पेपर का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो आप pH पेपर लें, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे भी। तो आप pH पेपर लें येलो कलर का, उसको जो गिवन सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये गिवन सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप उसको डिप कर दें। डिप करने के बाद पेपर का कलर क्या था, येलो था, जब आप उसको डिप करेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। वो जो pH पेपर होते हैं उसके ऊपर इस तरह स्केल से बने होते हैं, इस तरह की, जिस तरह ये कलर है, इस तरह के 14 कलर के बने होते हैं स्केल, उसके नीचे वैल्यूज लिखी होती हैं। तो इसका कलर क्या था, आपका pH पेपर का कलर होता है येलो कलर का। जब आप उसको सॉल्यूशन करके डिप करेंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा। आप उसको मैच करें, जो कलर जिसके साथ मैच करेंगे उस कलर के नीचे वैल्यू लिखी होगी। अगर ब्लू है, ब्लू के नीचे 14 लिखा होगा, अगर रेड है उसके नीचे वो कुछ और लिखा होगा, 1 लिखा होगा। तो आप उसकी वैल्यूज को फाइंड करें, मैच करें, जो आपने उसका जो कलर चेंज हुआ आप उसके pH का पेपर के कुछ कलर के साथ मैच करें। मैच करने के बाद देखें उसके नीचे कौन सी वैल्यू दी हुई है, और उसके नीचे 9 दी है, उसका मतलब आपके जो सॉल्यूशन है उसकी pH कितनी है, 9 है। उसके नीचे 11 लिखा हुआ, आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू कितनी है, 11 है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, pH मीटर होता है। जिस तरह ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस तरह बड़ा सा होता है pH मीटर, उसमें डिजिटल होता है। जिस तरह ये शुगर का जो इंस्ट्रूमेंट है, शुगर जैसे ग्लूकोमीटर, शुगर चेक करते हैं, इस तरह का ये pH मीटर होता है। ये सबसे मतलब लेटेस्ट है और उसकी वैल्यूज में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है, एक्यूरेट वैल्यूज होती हैं। आप उसको डिप करें सॉल्यूशन के अंदर, जिस तरह वो किसी बंदे की, आपने किसी पेशेंट की शुगर चेक करनी होती है तो उसके ब्लड सैंपल आप उसके शुगर का जो ग्लूकोमीटर है उसके स्टिक के ऊपर डाल लेते हैं तो उसमें वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह आप जिस सॉल्यूशन की pH फाइंड करनी है उसको डिप कर दें इसके अंदर। जब डिप करेंगे उसके ऊपर वैल्यूज आ जाएगी, इसकी कितनी है, 11 है, 9 है, 7 है, जितनी वैल्यू भी है pH वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो pH को आपके pH पेपर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं और pH मीटर के जरिए भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। pH पेपर आपको होल नंबर में वैल्यू देगा, 1 2 3 4 पॉइंट्स में नहीं। ये इसकी वैल्यूज एक्यूरेट होती है, आपको पॉइंट भी देगा, ये 5.6 भी देगा, ये 7.4 भी देगा, यानी आपको ये एक्यूरेट वैल्यूज देगा, पॉइंट्स में भी देगा।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि पीएच स्केल से हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है। हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये कि पीएच वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, अगर पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यूज है कितनी होती है, आपको बताया 0 से लेकर कितनी होती है, 14 होती है। अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी वैल्यूज आ गई 0 से लेकर 7 के बीच में आ गई, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी अगर पीएच 0 से लेकर 6 के बीच में आ गई, वो डिक्लेयर होगा वो क्या है, वो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, एसिड। और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच आपके पास 7 आ गई है, वो उसको आप क्या कहेंगे, ना वो एसिड है ना वो बेस है, बल्कि वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर पीएच किसी सॉल्यूशन की 8 से लेकर 14 तक आ गई, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। ये नहीं है, हमारे पास जो पैमाना है पीएच पेपर है, ये एक तो ये डिसाइड करता है कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आपका पीएच बिलो 7 है, 6 से कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू है, आप कहेंगे ये क्या है, ये एसिड है। और अगर वो 7 से अबव है, 0 से 14 इसकी वैल्यू है, अगर 7 से कम है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच, आप डिक्लेयर करेंगे ये जो आपके पास सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। अगर 7 से अबव होगा तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। अगर खुद 7 हो गया, वो ना एसिड है ना बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल है। तो ये पीएच स्केल की वैल्यू है। 0 से 6 किसी भी सॉल्यूशन की पीएच आए वो क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप पीएच मीटर के इसके अंदर डिप करें, डिप करेंगे, जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच है वो कितनी होगी, उसकी फाइंड होगी 1। तो 1 वाला क्या होगा, 6 से कम जो वैल्यू भी होगी वो क्या होगा, एसिड। तो आप कहेंगे जो HCl है ये क्या है, एसिड है। इस तरह मेरे पास है विनेगर, सिरका घर में पड़ा हुआ है आपके, ये लेबोरेटरी के अंदर है, उसके अंदर आप डिप करें, उसकी जो विनेगर है, विनेगर उसकी वैल्यूज आई है 5.6 आई है या 5 आई है। तो 5 जो है वो भी क्या है, 6 क्या है, बिलो 7 है, यानी 0 6 के बीच में आता है। इसको भी आप क्या डिक्लेयर करेंगे, ये क्या चीज है, एसिड। और अगर मेरे पास वाटर है, वाटर को मैं चेक करता हूँ, वाटर की पीएच फाइंड करता हूँ, तो वाटर की पीएच आई है कितनी आई है, 7 आई है। तो वाटर एसिड है ना बेस है। वजह क्या है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो एसिड होगा, जैसे HCl है, विनेगर है। और अगर उसमें हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, बेस। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, वो ना एसिड होगा ना बेस होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है NaOH है, NaOH की आप पीएच फाइंड करते हैं, उसकी पीएच कितनी आती है, 13 आती है। तो 13 वाला क्या है, इस वैल्यू में आता है, अबव 7 से है। इसको आप 0 से इसको ये भी लिख सकते हैं, बिलो 7 से 7 वाला जो एसिड होगा, और अबव 7 वाला जो होगा वो क्या होगा, बेस, अबव 7। तो सोडियम ऑक्साइड की जो पीएच वो कितनी है, 13 है, तो उसको आप क्या डिक्लेयर करेंगे, ये बेस है। ये जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन किसी एरिया में, तो एसिड रेन की जो पीएच होती है वो तकरीबन होती है, एसिड रेन की वैल्यूज एसिड रेन कहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू तकरीबन होती है 5.6 और बिलो 5.6। सबसे जो कम वाली एसिड रेन होती है वो वीक्स होती है, वो 5.6। ऐसी भी है वो 5.6 से कम है। तो 5.6 अगर उसकी वैल्यू है तो जाहिर है एसिड रेन क्या चीज है, बिलो 7 है, ये क्या होगा, एसिड होगा। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है, और जो बेस है उसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। और दूसरी बात, एसिड की स्ट्रेंथ 7 से जितनी कम होगी, उसकी पीएच 7 से जितनी कम होगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल देखें, HCl की 1 है, विनेगर की 5 है। देखा जाए तो विनेगर की पीएच क्या है, 5 है, और एसिड की कम है। लेकिन जिसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 1 है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अच्छा एसिड वो होता, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी पीएच जितनी कम होगी। क्यों, वजह क्या है, एसिड की पीएच क्यों कम होती है, क्योंकि जब फार्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप लेते हैं, वो जो वैल्यूज है वो नेगेटिव लॉग की वजह से वो क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो विनेगर और HCl में स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl, क्यों, इसकी पीएच कम है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच होती है वो क्या होती है, कम होती है, 1 2 3। और अगर 4 5 6 होगा उसको आप क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। यानी एसिड की कैटेगरी के आपने दो कैटेगरी, एसिड की क्या कैटेगरी है, 0 से 7 वाला क्या होता है, एसिड होता है। एसिड कौन सी स्पीशीज है,
जिनकी पीएच कितनी होती है 0 से 7 होती है। अगर 1 2 3 आ गई किसी एसिड की पीएच उसको हम कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 4 5 6 आ गया उसको हम करेंगे कौन सा एसिड, वीक एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ होती है अगर 1 2 3 आ गई स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 4 5 6 आ गई वो कौन सा होता है, वीक एसिड होता है। और इसी तरह आप बेस को देखें, बेस की अगर बेस की क्या होगा, एसिड की पीएच जितनी कम होगी स्ट्रॉन्ग है, बेस की पीएच जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी आप पीएच स्केल बनाए, पीएच स्केल कितने हैं 0 1 2 3 4 इस तरह ये बनाए। यहाँ पर आप देखिए 11 12 13 14 जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ये पीएच स्केल की लेफ्ट साइड पर होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो पीएच स्केल की किस साइड पर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं। तो एसिड्स की पीएच जितनी कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस की पीएच जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या वजह है, क्योंकि जब बेस की पीएच ज्यादा होगी तो अगर आप उसको पीओ ज्यादा है, अगर एसिड की पीएच कम है तो उसकी पीओएच ज्यादा होगी और बेस की जो पीएच अगर ज्यादा है तो उसकी पीओएच क्या होगी, कम होगी। हकीकत में देखा जाए तो जो बेस है उसको किस में मेजर करते हैं, पीओएच में। तो बेस की पीओएच जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीओएच जितनी ज्यादा होगी तो पीएच उतनी क्या होगी, कम होगी, जितनी क्या होगी, कम होगी। तो अगर आपके पास एसिड की पीएच आती है किसी सॉल्यूशन की 1 2 3 तो उसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 4 5 6 आ गई वो क्या है, वीक एसिड। और अगर बेस को देखें, बेस की पीएच आ गई 8 9 10 11 उसको आप क्या कहेंगे, वीक बेस। और अगर आप उसकी पीएच आ गई 12 13 14 उसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच होती है 1 2 3 और जो स्ट्रॉन्ग बेस की होती है 12 13 14। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है पीएच मीटर की या पीएच स्केल की लेफ्ट साइड पर पाए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग जो बेस हैं वो उसकी किस साइड पर पाए जाते हैं, राइट साइड पर। जैसे आप राइट टेबल बना वो आपने देखा है जो ज्यादा मेटालिक एलिमेंट है वो राइट साइड पर और जो ज्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट है किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह पीएच स्केल में जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज्यादा किस साइड पर होते हैं, लेफ्ट साइड पर। तो पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की कम होती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि फार्मूले ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन ज्यादा देता है लेकिन जब आप ज्यादा हाइड्रोजन देगा उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। नेगेटिव लॉग की वजह से हाइड्रोजन की जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो उसका आंसर जो होता है वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। और तो ये होगी पीएच और पीओएच स्केल। इसके बाद एक और आप लोग एग्जांपल से मैं समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे हमने पढ़ा है कि जितनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैंने क्यों कहा है कि स्ट्रांग एसिड हैव लो पीएच वैल्यूज, इसकी वजह क्या है। और वीक जो एसिड्स होते हैं, वीक एसिड हैव हाई पीएच वैल्यूज। इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैव हाई पीएच वैल्यू और जितने भी वीक बेस होंगे, वीक बेस दे हैव लो पीएच वैल्यूज।